नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा कर रहे थे, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसमें भूगोल और आपके पॉलिटी से प्रश्न रहेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। एक बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए रिकॉर्ड हो रहा है। क्लास 6, 7 और 8 का कंप्लीट ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का बुक कवर हो रहा है। क्लास 6, 7, 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का कंप्लीट बुक, यानी क्लास 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी एनसीईआरटी का जो भूगोल है वो पूरा कवर हो रहा है आपके। जितना लंबा वीडियो होगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना भी लंबा वीडियो होगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका ज्योग्राफी। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जब डाला जाए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आइए मेरे भाई, पहले प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। 4 कथन है, पढ़िए और सही कथन बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखिए, ध्यान रखिए, सही कथन की बात करें तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यानी आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं और सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। मेरे भाई, इसको ध्यान से समझिए। आइए इस पर अगर हम चर्चा करें, देखिए मेरे भाई, सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो 4 ग्रह हैं जो सूर्य के नज़दीक हैं, जिन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये मुख्य रूप से चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहला कथन गलत क्यों है? इसलिए गलत है क्योंकि मेरे भाई, बुध सूर्य का चक्कर केवल 28 दिनों में लगाता है, 58 दिनों में नहीं। कितने दिन में? 28 दिन में, ठीक है ना। वहीं अगर बात करें कि सी गलत क्यों है, तो मेरे भाई ध्यान रखिए, बृहस्पति, शनि और यूरेनस तीनों के चारों ओर छल्ले यानी रिंग्स पाए जाते हैं, इसलिए ये कथन जो है आपका गलत है। क्योंकि कह रहा है कोई छल्ले नहीं पाए जाते हैं, नहीं, ये बात गलत है। डी गलत क्यों है? क्योंकि प्लूटो को 2006 से बौना ग्रह माना जाता है, मुख्य ग्रह नहीं माना जाता है, इसलिए डी भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोब और अक्षांशों के संदर्भ में मकर रेखा की सही स्थिति क्या है। देखिए, ग्लोब और अक्षांश के संदर्भ में बात करें तो मकर रेखा की जो सही स्थिति हो जाएगी, विकल्प बी सही हो जाएगी, यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है। वहीं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि यदि भारत में दोपहर के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में क्या समय हो रहा होगा। देखिए मेरे भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोपहर के 12 बज रहे होंगे। ऐसा क्यों? तो समझिए इसको कि भारत का जो मानक समय है, मानक समयानुसार पूर्वी देशांतर पर ये आधारित होता है, क्योंकि भारत का जो मानक समय है, जो आईएसटी है, वो 82.5 डिग्री है, ठीक है ना। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा, ठीक है ना, आगे रहता है। इसलिए जब भारत में शाम के 5:30 बजेंगे तो लंदन में ठीक 5.5 घंटे पीछे, यानी दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गतियों के संदर्भ में उत्तर अयनांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। मेरे भाई, 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, ठीक है ना, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं। इसे ही उत्तर अयनांत कहते हैं। अच्छा, 22 दिसंबर की स्थिति को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को
पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं जिसे विषुव कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? बताइए, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी सही है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की परतों का नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम क्या होगा? तो मेरे भाई नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम की चर्चा करें तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। बाह्य मंडल या आयन मंडल एक ही बात हुआ। ठीक है ना। देखिए, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है मेरे भाई वो सभी क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी मतलब बारिश का आना, बादल का होना, कोहरा का होना, बिजली का कड़कना, ये सभी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है ना। समताप मंडल, यहाँ पे ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है। और हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। वहीं मध्य मंडल की बात करें तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यहीं जल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बाह्य मंडल की बात करें या आयन मंडल, तो देखिए बाह्य वायुमंडल आयन मंडल इसी का एक भाग होता है जो रेडियो प्रसारण, रेडियो तरंगों में सहायक होता है। ठीक है ना। और बहिर्मंडल की बात करें, यह सबसे ऊपरी परत है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा जल क्षेत्र एक दूसरे से अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप को ध्यान से समझिए, अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा जल क्षेत्र है जो एक दूसरे को अलग करता है? तो मेरे भाई इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री जो चैनल है, यानी विकल्प सी सही है, 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है ना। देखिए 10 डिग्री जो चैनल है बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से ये अलग करता है मेरे भाई। वहीं पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो ये अवसादी सेल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ये है, अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि सेलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं जिन्हें अवसाद कहते हैं। दूसरा कथन है कि ये अवसाद हवा, पानी आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर दबाए और कमाए जाते हैं जिससे सेल परत बनती है। ठीक है ना। अब सही विकल्प आपको बताना है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, दोनों बिल्कुल सही है। देखिए चट्टानें जब टूटकर छोटे टुकड़ों में बदलती है ना तो उन्हें अवसाद कहते हैं, और ये अवसाद हवा या पानी द्वारा बहकर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और दबाव के कारण कठोर होकर परतदार चट्टान बनती है तो वही अवसादी सेल का रूप ले लेती है। ठीक है ना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण अगर बात करें तो बलुआ पत्थर ही अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल का उदाहरण अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कौन हो जाएगा, बलुआ पत्थर हो जाएगा। ठीक है ना। इन सेलों में पौधे, जानवर और जीवाश्म के अवशेष भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में सियाल परत किस खनिजों से बनी है? मेरे भाई अगर हम सियाल की बात करें तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिका और एल्युमिनियम। ध्यान रखिएगा, सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। महासागरीय प्रपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर सीमे की बात करें तो देखिए जो महासागरीय प्रॉपर्टी होती है ना मेरे भाई वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है जिसे सीमे कहते हैं। ठीक है ना। महासागरीय जो प्रॉपर्टी होती है मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है जिसे क्या कहा जाता है, सीमे कहा जाता है। वहीं पृथ्वी के कोर या क्रोण को नीफे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह निकेल और फेरस यानी लोहे से बना होता है। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 30 और प्रश्न ये है कि महासागरीय जल की गतियों के संदर्भ में ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, ज्वार भाटा के संबंध में असत्य कथन की बात करें तो विकल्प सी हो जाएगा, यानी निम्न ज्वार भाटा नौ संचालन में सहायक करता है। ये असत्य कथन है, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान से समझिए क्यों गलत है ये कथन आपका। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायता करता है, ना कि निम्न ज्वार। उच्च ज्वार के समय जल स्तर तट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है, जिससे बड़े जो जहाज होते हैं ना मेरे भाई, वो बंदरगाह पर आसानी से पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधे में होते हैं, जिससे सबसे ऊपर ज्वार आते हैं, जिन्हें बृहद दीर्घ ज्वार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा का उदाहरण है। तो बताना है ठंडी जल धारा की, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेब्राडोर जलधारा। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो ध्रुवीय क्षेत्रों से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर बहती हैं। वहीं गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो और ब्राजील धाराएं गर्म जलधाराएं हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनस्पति और वन्य जीवों के संदर्भ में टुंड्रा वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो मेरे भाई टुंड्रा वनस्पति की बात करें तो यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, टुंड्रा वनस्पति अत्यधिक ठंडे और ध्रुवीय क्षेत्र जैसे कि आपका उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति उगती है, जिसमें केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ शामिल हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का फलोद्यान अपनी प्रचुर साइट्रस यानी नींबू वंश फलों की खेती के कारण किसे कहा जाता है। आपको बताना है फलोद्यान अपनी प्रचुर साइट्रस यानी नींबू वंश फलों की खेती के कारण किसे कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान। तो मेरे भाई अगर विश्व के फलोद्यान की हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु नम होती है। यहाँ संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे जो साइट्रस फल होते हैं उसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, इसलिए इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जलचक्र वाटर साइकिल के संदर्भ में संघनन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, संघनन की प्रक्रिया की चर्चा करें तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी जलवाष्प का ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। मेरे भाई इसको समझिए, जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो तापमान कम होने के कारण यह ठंडी होकर संघनित हो जाती है और पानी की बूंदों का रूप ले लेती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। जल का जो है ना वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संसाधन के संदर्भ में पेटेंट का क्या तात्पर्य है, बताइए। देखिए, संसाधन के संदर्भ में पेटेंट का जो तात्पर्य है ना, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना, विकल्प सही है, ठीक है ना। इसको समझिए कि पेटेंट का सीधा अर्थ है कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए किसी नए आविष्कार या विचार पर केवल उसी का कानूनी अधिकार होना और उसके बिना अनुमति के किसी और के द्वारा उसका उपयोग नहीं करना, जैसे यूट्यूब पे कोई पीडीएफ तैयार करना, ठीक है ना, और आप जो तैयार करता है तो उस पर फुल उसका कॉपीराइट होता है, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं पेटेंट। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 36। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो अनवीकरणीय की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कोयला और पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद
उनके दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, ठीक, ये सब इसके उदाहरण हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। कृषि के प्रकारों के संदर्भ में जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। बताइए, कृषि के प्रकारों के संदर्भ में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहाँ कहा जाता है? आपको बताना है कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहाँ कहा जाता है। क्वेश्चन है 37 और आपको बताना है। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिको, विकल्प सी सही हो जाएगा। जो स्थानांतरित कृषि है, जिसे भारत में झूम खेती कहते हैं, झूमिंग भी कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि को विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में। मेरे भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं मध्य अमेरिका में इसे रोका कहते हैं, ब्राज़ील में मेरे भाई लदांग कहते हैं, मलेशिया में झूम कहते हैं, और इसे उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, और मिल्पा इसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे करेक्ट करिए। फिर से मैं बोल देता हूँ, फिर से आप इसे समझ लीजिए। देखिए मेरे भाई, जो झूम खेती है, ठीक है ना, जिसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, इसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो देखिए मेरे भाई, सुनहरा रेशा से अगर अभिप्राय की बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, पटसन। पटसन जूट को चमकीले सुनहरे रंग के कारण, उच्च व्यावसायिक मूल्य के कारण इसका नाम सुनहरा रेशा है, ठीक है ना। अच्छा, ये उगता कैसे है? तो उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। भारत में पश्चिम बंगाल इसका मुख्य उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार और तेजी से संकरा होता शीर्ष क्या दर्शाता है? तो देखिए, जनसंख्या पिरामिड की बात करें तो विकल्प सही हो जाएगा, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का उच्च होना ये दिखाता है, ठीक है ना। जनसंख्या पिरामिड में यदि किसी देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो तो पिरामिड का जो आधार होगा ना, वो चौड़ा होगा। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण यदि मृत्यु दर भी ऊंची हो तो वृद्ध आयु वर्ग तक पहुंचते पहुंचते लोग कम हो जाते हैं, और इसे शीर्ष तेजी से संकरा करके दिखाया जाता है, ठीक है ना, जैसे केन्या का पिरामिड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित प्रश्न। ये बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक होने वाले अत्यधिक जहरीली गैस कौन सी थी? तो मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा ना, वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, विकल्प बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, बात है 2-3 दिसंबर, 2-3 क्यों? 2 तारीख को रात और 3 को सुबह की बात है, ठीक है ना। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी में एक कीटनाशक संयंत्र से मिसाइल आइथोसाइनाइट यानी मिक नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग क्या हुए थे मेरे भाई? मारे गए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पॉलिटी से प्रश्न है, सभी एनसीईआरटी क्लासिक 7-8 से प्रश्न लिए गए हैं। अगर सच में आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं मेरे भाई, तो वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है एनसीईआरटी क्लास 6-7-8 का कंप्लीट ज्योग्राफी यानी कंप्लीट भूगोल रिकॉर्ड हो रहा है एनसीईआरटी क्लास 6-7-8 का। प्रश्न ये है, बताइएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? देखिए, इसका सही अर्थ होता है मेरे भाई विकल्प बी, यानी राज्यों के सभी धर्मों का समान आदर देना और किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ध्यान रखिएगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि भारत देश का कोई राजकीय या आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता देगा, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मुख्य विचार किस पर आधारित है? तो यह हो जाएगा समानता के सिद्धांत पर, ठीक है ना, जहां प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है जिसका मूल्य समान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 43 और प्रश्न ये है कि सरकार के अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। पढ़िए और क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगर क्वेश्चन का उत्तर मालूम है तो ऐसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 43 और आंसर जो भी हो, ए बी सी जो भी हो, टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है, आप टाइप करिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें नियुक्ति की तो यह विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पटवारी होता है यानी लेखापाल, मुख्य कार्य क्या होता है उसका? तो देखिए, जो लेखापाल होता है उसका मुख्य काम होता है जमीन को मापना और भूमि का रिकॉर्ड यानी राजस्व रिकॉर्ड रखना, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी मिलता है? तो मेरे भाई विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी बेटे, बेटियों और उनकी माँ को, ठीक है ना। आगे प्रश्न है कि नगर निगम के संदर्भ में पार्षद कौन होता है? तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी शहर के किसी वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद होता है, ठीक है ना। आगे प्रश्न है कि मीडिया के संदर्भ में सेंसरशिप से क्या तात्पर्य है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सेंसरशिप की अगर बात करें तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी सरकार की वह शक्ति जिसके तहत वह मीडिया में दिखाई जाने वाली किसी सामग्री, समाचार या गीत को सार्वजनिक करने से रोक सकती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को प्रतिबंधित करता है? तो मेरे भाई 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 17 है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संदर्भ में लोकसभा के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, 5 वर्ष में इसे किया जाता है। मेरे भाई लोकसभा के साथ आप ये भी ध्यान रखिए, राज्यसभा जिसे एक अस्थायी सदन कहते हैं जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। आगे प्रश्न है, भारतीय संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल का क्या महत्व है? तो मेरे भाई प्रश्नकाल, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानून के शासन का मुख्य अर्थ क्या है? तो मेरे भाई कानून के शासन का मुख्य अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एफआईआर जो होता है ना मेरे भाई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका की एकीकृत संरचना का अर्थ क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मान्य होते हैं और नागरिक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय पुलिस में दिए गए इकबालिया बयान को
आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हाशियाकरण शब्द का सामाजिक संदर्भ में क्या अर्थ है? देखिए, हाशिएकरण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा आप लोग, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी किसी समूह या समुदाय के किनारे या हाशिए पर धकेल देना जिससे वे समाज के मुख्य धारा से अलग थलग महसूस करे, इसे हाशियाकरण कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है अगला कि सच्चर समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए 2005 में किया गया था? तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुस्लिम समुदाय। ध्यान रखिए, वर्ष 2005 में न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कई मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान पिछड़ी हुई है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर है 58 और कह रहा है कि जन सुविधाएं क्या होती हैं और उनका मुख्य उत्तरदायित्व किसका होता है? तो सही विकल्प है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसी सुविधा, आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल माना गया है? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का, वह हो जाएगा आपका बी, स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार। आगे अंतिम प्रश्न है कि न्यूनतम मेहनताना अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका उद्देश्य ये है मेरे भाई कि यह सुनिश्चित करना कि मजदूरों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिले और नियोजक उनका आर्थिक शोषण न कर सकें। तो ये रहे आपके बचे हुए वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कल प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे में छूट गए थे। यानी 20 प्रश्न हम लोगों ने कल किया था, आज 40 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से करिए। फिर से मैं आपको एक सूचना दे दूं कि आपके एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 के ज्योग्राफी के वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी के क्लास 6, 7, 8 का वीडियो रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, आपके व्याख्यात्मक हल के साथ, और कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट आपके साथ रहेंगे। उन सबको देखने के लिए, समझने और पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बाकी मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।